जय हिंद साथियों, आज फिर हम करने वाले हैं हिंदी का एक और सुपर सेट, जिसका मैंने पहला ही यहाँ पे सवाल रखा है। इसमें कह रहा है कि दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है। तो ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ हमसे पूछ रहा है कि दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है। तो गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, पीछे करना, तो आपको अच्छे से पता होगा और आपने सुना भी होगा कि उसको बोलते हैं गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या हो जाता है? उसका अर्थ होता है गहरी दोस्ती। आपने सुना होगा कि इनकी तो भैया दांत काटी रोटी है, यानी कि गहरी दोस्ती है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। आगे सवाल में क्या कहा गया? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा? देखियो सवाल के अंदर क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं। सवाल के अंदर कह रहा है हमसे कि पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। पंकज और जलज किस प्रकार के शब्द हैं? तो आप अच्छे से जानते हो कि पंकज और जलज जो बने हुए हैं वो दो शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। और जो ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, उनको बोलते हैं योग ऋण शब्द। उनको क्या बोलते हैं? योग ऋण शब्द। समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे पंकज है, पंकज, पंकज को जब आप तोड़ोगे तो इसका दो चीजों में टूटेगा। एक तो पंक, पंक और प्लस किसमें? जय में। पंख और जय में। पंख का अर्थ होता है कीचड़, पंख का अर्थ होता है कीचड़, कीचड़ हो जाता है। और इसका अर्थ हो जाता है जन्म। इसका अर्थ क्या होता है? जन्म, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात उसको बोलते हैं कमल, है ना। क्या बोल देते हैं भैया? कमल, यानी कीचड़ में ही तो कमल खिलता है, तो कमल इसका अर्थ निकल के आता है। तो इस तरह के शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, उसको योग ऋण शब्द बोलते हैं। और योग ऋण शब्द सबसे बढ़िया है कि बहुब्रीहि समास जो होता है हमारा, जो बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि बहुब्रीहि समास होता है, उसके जितने भी एग्जाम्पल है, उसके जितने भी क्या है एग्जाम्पल है या उदाहरण है, वो सब के सब क्या होते हैं? योग ऋण होते हैं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ऋण शब्द वो होते हैं जो टूटते नहीं है। ऋण शब्द वो होते हैं जो टूटते नहीं है। जैसे दिन हो गया, जैसे दिन हो गया, जैसे रात हो गई, आप इनको तोड़ सकते हो क्या? ये मूल शब्द है, ऋण शब्द है, ये नहीं टूटेंगे। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वो होते हैं जो दो भाषाओं में टूट सकते हैं, यानी दो चीजों में टूट सकते हैं, लेकिन उनका तीसरा अर्थ नहीं बनता। दो शब्दों से मिलकर भले ही बनते हैं, लेकिन उनका तीसरा अर्थ नहीं बनता है। जैसे विद्यालय आप देखोगे, विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय तो विद्या का घर एक ही चीज है, तीसरा अर्थ है नहीं उसका, तो वो क्या बनेगा भैया? वो बनेगा यौगिक। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखियो क्या कह रहा है सवाल में। सवाल ये है आपके सामने, बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है भाई, शायद क्या है ये। देखो सवाल आपके सामने है, कैसे करेंगे इस सवाल को? देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, आराम से बना दोगे, कोई ऐसी दिक्कत समस्या परेशानी मुसीबत नहीं है इसमें। सवाल ये है आपके सामने, क्या कह रहा है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर हुआ? आप अच्छे जानते हो, जो हमारी हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। समझ रहे हो बात को? ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। अभी ये कह रहा है कि इसका प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था, तो आप अच्छे जानते हो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कह सकते हो कि जय भट्ट के शिलालेखों में इसका प्रयोग सबसे पहले हुआ था। कहां पर? जय भट्ट के शिलालेखों में। जब सवाल कह सकते हो, जो एग्जामिनर एग्जाम को जब टफ थोड़ा सा बनाता है, जब टफ बनाता है मेरे दोस्त, तो वो इसी तरीके के सवालों को रखता है, इसी तरह के सवालों को रखता है। यानी आपका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा वाला? जय भट्ट के शिलालेखों में। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? इस सवाल को कहीं पर इंपोर्टेंट की श्रेणी में रख लेना। ये सवाल कभी कभी आंखों के सामने आते हैं और ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, तो इसको मैं इंपोर्टेंट की श्रेणी में रखूंगा, क्योंकि ये सवाल ज्यादातर हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर की नजर इन पर रहती है, क्योंकि वो जानता है कि बच्चों ने ये जरूर छोड़ दिया होगा पढ़ने से। आगे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, ये सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है भाई। आगे आ जाते हैं। देखो ये रहा सवाल अगला। क्या कह रहा है सवाल के अंदर? आराम से बना दोगे इसको भी आराम से बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमसे कि निम्न में से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। अल्प विराम, अल्प विराम का पूछा है हमसे, तो आप अच्छे जानते हो अल्प विराम कौन सा होगा। अल्प विराम हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो अल्प विराम, विराम में पूछा जाता है अल्प विराम। देखो ये इस तरीके से होता है, कोमा जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोमा, इसको कोमा, कोमा किस में बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये वाला जो होता है, ये वाला चिन्ह जिसको आप पहला वाला देख रहे हो, इसको बोलते हैं अर्ध विराम, इसको बोलते हैं अर्ध विराम, इसको अर्ध विराम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम,
इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, और इस वाले को बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक, समझ रहे हो बात को, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोला जाता है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। बात समझ में, एक और होता है जिसको बोलते हैं हम, एक होता है इस तरीके से दो बिंदी, ये दो बिंदी, इसको बोलते हैं उपविराम। उपविराम, इनको छाप लेना कहीं पर, ज्यादातर बस लौट फिर के यही पूछे जाते हैं और कोई नए नहीं आते, अगले आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है भाई, देखियो क्या कह रहा है, देखियो सवाल में, सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, सवाल में कहा जा रहा है, क्या कह रहा है भाई सवाल के अंदर, ये कह रहा है हमसे कि निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष, हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, अघोष। आप अच्छे जानते हो जो अघोष होते हैं उनका जो नंबरिंग होती है वो होती है 1 और 2। 1 और 2 का क्या मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण या अक्षर क्या कहलाता है भैया, अघोष कहलाता है। और इसके साथ साथ इसमें क्या आते हैं, ट्रिपल से भी इसके अंदर आ जाते हैं। अगर इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कोई शब्द है तो वो है हमारा से को सबसे ज्यादा पूछता है कि अघोष इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो भी जहां पर होता है तो से होता है, यानी ट्रिपल से भी क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और दूसरा पहला और दूसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो अक्षर होता है उसको क्या बोल देते हैं भैया, उसको बोल देते हैं अघोष। अब देख लो इसमें कौन सा है, पहला और दूसरा, पहले नंबर पर आ रहा है तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा। अब इसको देख लो, घ कौन से नंबर पर, घ चौथे नंबर पे आता है, ये चौथे नंबर पे आता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये कौन से पे आता है, ये ग, ये तीसरे नंबर पे आता है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये कौन से, ये तीसरे नंबर पर आता है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भैया, खींच दो जल्दी से, है ना। वीडियो पे एक बार लाइक मार दिया करो, अच्छा लगेगा। बाकी तो आप समझदार हो, ठीक है भैया। नए हो तो जोड़ लेना अपने आप को मेरे से, हर चीज आपको बढ़िया से यहाँ पर सिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। वो कह रहा है भलाई में कौन सा प्रत्यय है। देखो पहले तो आप प्रत्यय को समझ लो, प्रत्यय होते हैं दो तरीके के। देखो भलाई में इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भलाई मूल शब्द के अंत में जो लगते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय, और मूल शब्द के, जैसे यहां पर लिख दूं, ये मूल शब्द है, इसके अगर यहां पर लगाओगे तो इसको बोलते हैं प्रत्यय, इसको प्रत्यय बोलते हैं। और आप इसके शुरू में लगाओगे तो इसको बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग क्या बोलते हैं भाई, इसको उपसर्ग बोलते हैं। अब ये प्रत्यय जो होते हैं ये दो तरीके के हो जाते हैं। कौन कौन से, जो क्रिया के साथ लगते हैं, जो क्रिया शब्द के साथ लगते हैं उसको बोलते हैं क्या, कृत प्रत्यय, उसको बोलते हैं कृत प्रत्यय। क्या बोलते हैं भैया, उसको कृत प्रत्यय बोलते हैं। और जो संज्ञा सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, ठीक है भैया, ये इन तीनों के साथ लगते हैं। इन सबको हम बोल देते हैं, इनके साथ लगते हैं, इनको बोलते हैं तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय। तो बात समझ में आई तो बोलो हाँ। प्रत्यय का सारा लोचा खत्म हो गया। मूल शब्द के अंत में लगने वाले को प्रत्यय बोलते हैं, शुरू में लगने वाले को उपसर्ग बोला जाता है। समझ गए बात को। और जो क्रिया के साथ लगते हैं उनको कृत प्रत्यय बोलते हैं। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जो लगते हैं उनको क्या बोलते हैं भैया, उनको बोलते हैं तदित प्रत्यय। बात खत्म, काम खत्म, पैसा हजम। बाकी बातें कल करेंगे। देखो भाई सवाल नंबर अगला ये रहा। क्या कहना चाह रहा है भाई, देखो सवाल में, सवाल ये है आपके सामने, क्या कहना चाह रहा है, इसको देखो, इसको मिटा लेते हैं यहां से। ये कह रहा है हमसे सवाल में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो आपको अलग ही दिख रही होगी उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है। तो यहां पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए मेवाती, ये कहां की हो जाती है भैया, ये उत्तर राजस्थान की हो जाती है। जैसे यहां पर मैं बात करूं इस तरीके से, उत्तरी राजस्थान, जैसे यहां पर मावा, एक ट्रिक बता रहा हूं, मावा माल जय मार। देखो ये राजस्थान की बोलियां होती हैं। ये राजस्थान या उत्तर राजस्थानी, दक्षिण राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। तो मावा मतलब मालवाड़ी, मावा मतलब हो जाता है मेवाती, इसको बोलते हैं मेवाती। ये ट्रिक बनाई है मैंने खुद, ये ट्रिक बनाई हुई है। मावा मतलब मेवाती हो जाता है, और माल मतलब मालवाड़ी, माल से आता है मालवाड़ी। क्या हुआ भाई, इससे आता है मालवाड़ी, इससे क्या आ जाता है, साला हैंग चल जाएगा क्या, इससे आता है मालवाड़ी, और माल से आता है
मारवाड़ी इससे आता है, वो मालवाड़ी होता है, ये मारवाड़ी होता है, मारवाड़ी, मारवाड़ी हो जाता है। ये वाली जैसे जयपुरी हो जाता है, जयपुरी, 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 या इसी को ढूंढारी भी बोल देते हैं, इसी को ढूंढारी भी बोल देते हैं, जयपुरी या ढूंढारी भी बोल देते हैं। तो ये जो मेवाती है ये उत्तरी कहाँ की है, ये उत्तरी राजस्थान की है, और दक्षिणी राजस्थान की होती है मालवाड़ी, और पश्चिमी राजस्थान की होती है मारवाड़ी, और पूर्वी राजस्थान की हो जाती है जयपुरी या ढूंढारी भी इसको बोल देते हैं, इसको ढूंढारी भी बोल देते हैं भाई, ढूंढारी, ढूंढारी लिख लेना आप अलग में कहीं, ढूंढारी भी इसको बोल देते हैं। तो हमारी जो कन्नौजी है ये उत्तर की है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो पश्चिम के अंदर आती है कब कब है, कब कब है, कब कब है, कैसे मतलब कैसे बनती है कन्नौजी, या खड़ी बोली कैसे बनती है, खड़ी बोली, ऐसे बोल लो, खड़ी बोली, इससे बनती है खड़ी बोली, ठीक है भाई। और वैसे बन जाती है ब्रजभाषा, इससे बन जाती है ब्रजभाषा, ऊपर शायद कड़िया होगा, दिख नहीं रहा होगा ना। और कैसे बन जाती है इस वाले से, कन्नौजी, इससे बनती है कन्नौजी, इससे बन जाती है कन्नौजी। और इस वाले वैसे बन जाती है बुंदेली, बुंदेली, इससे बन जाती है बुंदेली। और है से बन जाती है हरियाणवी, हरियाणवी, इससे बन जाती है हरियाणवी, ठीक है भैया, हरियाणवी। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यानी जो ये वाली जो सारी होती हैं ये कौन सी होती हैं, ये होती है पश्चिमी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की होती है सारी। कौन कौन सी, कब कब है, यानी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, और वैसे बन जाएगी सॉरी कैसे बन जाएगी कन्नौजी, और वैसे बनेगी बुंदेली, और हाँ से बन जाएगी हरियाणवी। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। और ये सारी कौन सी है, ये है पश्चिमी हिंदी की। और ये वाली कौन सी है, मावा, माल, जय, मार, यानी मावा मतलब मेवाती, ये उत्तरी राजस्थानी है। और यहाँ पर जयपुरी मतलब क्या हो जाए, जैसे बनेगा जयपुरी, और ये पश्चिमी की सॉरी पूर्वी राजस्थानी हो जाती है। ये वाली माल मतलब मालवाड़ी, ये दक्षिणी राजस्थान की हो जाती है। मार मतलब मारवाड़ी, और ये कहाँ की हो जाती है भाई, ये हो जाती है पश्चिमी राजस्थान की। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा था, ए था। खिचड़ी पका दी मैंने तो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, आराम से धीरे धीरे देख लेना अगर स्पीड तेज हो रही हो तो। यहाँ पर अगले सवाल में आते हैं। अगले सवाल में क्या कर रहा है, इसको मिटा लेते हैं जरा। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है भाई सवाल में, सवाल में कहा जा रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सा आदि संधि का उदाहरण है। आदि संधि का, आदि, आदि नहीं ये आयादी होगा, ये आयादी होगा, ये आयादी होगा, आयादी संधि, ये वाला आयादी संधि होगा। तो आयादी संधि का उदाहरण है पूछा है हमसे, उदाहरण है तो कौन सा हो जाएगा बताओ। तो अच्छे से इसकी पहचान है कि इसके अंदर तीन शब्द होते हैं, तीन शब्द ऐसे बोल सकते हो, तीन शब्द होते हैं, तीन शब्द, तीन शब्द, ठीक है भाई, तीन शब्द होते हैं। तो तीन शब्द तो बहुत सारे में होती है, लेकिन इनके अंदर कोई मात्रा नहीं होती, इन पर क्या है, कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा कौन सी, ई की मात्रा, ओ की मात्रा, इस तरह की क्या होती, मात्रा नहीं होती है। जैसे इसमें देखो ये वाली जो हो जाती है जिसमें दो मात्राएं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वृद्धि संधि हो जाती है, वो वृद्धि संधि हो जाती है। वो ट्रिक बता रहा हूं आपको। उन्नति, डबल शब्द कहीं पर आता है तो वो व्यंजन संधि हो जाती है, व्यंजन, व्यंजन संधि हो जाती है, व्यंजन संधि, ठीक है भाई। और जहां पर नाम या एक शब्द आता है, कहीं पर नाम या एक सॉरी शब्द नहीं एक मात्रा आती है, तो उसको बोल देते हैं हम गुण संधि, उसको बोलते हैं गुण संधि। ये ट्रिक मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है भाई। और जिसमें सीधे सीधे तीन अक्षर हो और कोई भी टूटा फूटा शब्द ना हो तो उसको बोलते हैं आयादी संधि। आयादी संधि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है भाई सवाल में, सवाल के अंदर कहा जा रहा है, सवाल में कहा जा रहा है, सवाल आपके सामने, आंसर देना शुरू कर दो, तीर में आंसर आ जाना चाहिए था। क्या कह रहा है भाई सवाल में, ये कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द अलंकार है, कौन सा शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार है। अच्छा ये होगा इसमें कौन सा शब्द अलंकार है, यहां पर होगा, थोड़ी पीडीएफ में गड़बड़ है, यहां पर होगा ये शब्द अलंकार, एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थालंकार। तो इसमें पूछ रहा है हमसे शब्द अलंकार कौन सा है, शब्द अलंकार, ये पूछना चाह रहा है कि ये शब्द अलंकार कौन सा है। तो शब्द अलंकार में तो श्लेष अलंकार भी आता है, विप्सा अलंकार भी आता है, वक्रोक्ति अलंकार भी आता है। इसमें होगा नहीं वाला, थोड़ी सी पीडीएफ में गड़बड़ी है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। देखो शब्द अलंकार जो होते हैं हमारे, शब्द अलंकार में कौन कौन सा आता है, एक तो ये आता है हमारे पास श्लेष अलंकार आता है,
बीप्सा अलंकार आता है, वक्रोक्ति अलंकार आता है, अनुप्रास आता है, अनुप्रास अलंकार आता, जो जो आते हैं वो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है ना। अनुप्रास अलंकार आता है, उसके बाद यमक अलंकार आता है, यमक अलंकार आता है। ये जो अलंकार है ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब के सब शब्द अलंकार के हैं। लेकिन जो ये उपमा है, ये उपमा होता है अर्थालंकार, ये होता है अर्थालंकार, अर्थालंकार, ये होता है अर्थालंकार। थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है, ठीक है भाई। तो इसमें होना चाहिए था कि शब्द अलंकार नहीं है, ये होना चाहिए था, नहीं है। बात समझ में आई? तो इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बन जाएगा, नहीं वहां पर लगा के। या फिर होना चाहिए, हाँ वही होगा, क्योंकि आप अच्छे जानते हो कि शब्द अलंकार जो होते हैं वो श्लेष अलंकार भी होता है, बीप्सा अलंकार भी होता है, वक्रोक्ति अलंकार भी होता है, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। ये सब जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये सब शब्द अलंकार होते हैं। लेकिन इनमें कौन सा नहीं होगा? यहाँ पर होगा इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो नहीं वाला हो जाएगा उपमा अलंकार। आप अच्छे जानते हो उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये वाले जो अलंकार होते हैं, या रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, ये सब बन जाते हैं हमारे क्या? ये बन जाते हैं अर्थ अलंकार। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं, थोड़ी सी यहां पर मिस्टेक थी वो मैंने ठीक कर दी। आगे आ जाओ, सवाल ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है सवाल नंबर ये रहा। देखो क्या कह रहा है सवाल में, वो कह रहा है कि कौन सा स्थायी भाव नहीं है? स्थायी भाव नहीं है, स्थायी भाव नहीं है कह रहा है हमसे, स्थायी भाव नहीं है। तो आप अच्छे जानते हो स्थायी भाव में निर्वेद भी होता है, बिल्कुल सही है, ये होता है ना, विस्मय भी होता है, जुगुप्सा भी होता है, लेकिन करुणा जो होता है ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्थायी भाव नहीं होता है तो करुणा नहीं होता, करुण जो होता है करुण इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है भाई सवाल में? अरे बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, पूरे बोर्ड पे आ गए। तो देखो क्या कह रहा है सवाल में, कहा जा रहा है, बढ़िया से दिख रहा होगा आपको ना, इसे मिटा, ये रह गया कि मिटाने से। देखो क्या कह रहा है सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि अपने को संकट में डालना, अपने को संकट में डालना इस अर्थ के लिए सही मुहावरा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे मुहावरा पूछा जा रहा है, अपने को संकट में डालना। अपने को संकट में डालने का क्या मतलब है? बिल्ली के गले में घंटी बांधना हो सकता है भाई, है ना। भैंस के आगे बीन बजाना नहीं हो सकता। उसके बाद मक्खियों को मारना नहीं, ये तो खाली बैठना होता है, समझ रहे हो बात को। और भैंस के आगे बीन बजाना मतलब कोई प्रभाव ना पड़ना। भीगी बिल्ली बनना मतलब डरपोक, भीगी बिल्ली डरपोक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपने को संकट में डालना मतलब बिल्ली के गले में, है ना, बिल्ली के गले में घंटी मारना। बिल्ली की जगह यहाँ पर शेर होना चाहिए था, शेर के गले में घंटी बांधना। आगे जाते हैं, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है भाई? सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है? सवाल आपके सामने है, देखना क्या कह रहा है। बढ़िया से आप इसको बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है भाई सवाल में? सवाल के अंदर कह रहा है हमसे कि उत से निर्मित शब्द है, उत से निर्मित शब्द कौन सा है? ये हमसे पूछना चाह रहा है। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? बताओ भाई कि इसका आंसर होगा उत से निर्मित शब्द कौन सा है? देखो अवकाश में तो हो ही नहीं सकता, अवकाश तो हो ही नहीं सकता। उप में तय आ रहा है, पे तो आ ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहां पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये बनेगा उत प्लस चारण, उच्चारण। ठीक है भैया, तो ये जो उच्चारण है जो किससे निर्मित हुआ है? उत से निर्मित हुआ है, अध्ययन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, तो क्या कह रहा है सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भाई? देखो सवाल के अंदर इसमें कह रहा है कि स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा, तो स्वर्ग का संधि विच्छेद हो जाएगा
और इसमें विसर्ग लगेगा और इसमें हो जाएगा गे, सुए प्लस गे। तो सुए जो हमारा ये बिंदी आई है, इस बिंदी की वजह से ऊपर क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा, तो बनेगा स्वर्ग। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई सवाल में, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम है। स्थूल का विलोम क्या होगा, देखो स्थूल क्या होता है, स्थूल होता है विशाल, बहुत बड़ा, तो स्थूल का विलोम बन जाएगा सूक्ष्म, यानी कि बहुत छोटा, बहुत छोटा। ये तो लॉलीपॉप से सवाल था। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई सवाल में, सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, बताइए क्या कह रही है। सवाल के अंदर कह रहा है हमसे कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है, यानी कि उसमें कौन सा अलंकार होता है जब उपमेय के अंदर क्या की जाए, उपमान की संभावना की जाए। उपमेय क्या होता है, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है। यानी आप ऐसा समझ सकते हो, ये होती है श्रेष्ठ वस्तु, श्रेष्ठ, ये होती है श्रेष्ठ वस्तु, और ये होती है थोड़ी श्रेष्ठ से कम, श्रेष्ठ से कम, या थोड़ी कम बोल सकते हो, कम श्रेष्ठ ऐसा बोल सकते हो, कम श्रेष्ठ। तुच्छ तो नहीं कह सकते, तुच्छ तो नहीं कह सकते, लेकिन कम श्रेष्ठ कह सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की तुलना सलमान खान से की जाए, किसी व्यक्ति की या आपकी तुलना सलमान खान से की जाए, और कोई फीमेल कैंडिडेट है तो कैटरीना से कर लो, तो आप क्या हो गए यहाँ पर, आप जो हो गए वो हो गए उपमेय, और सलमान खान क्या हो गया, वहां पर हो गया उपमान। समझ रहे हो, अगर महिला है कोई, लड़की फीमेल है, तो फीमेल जो होगी लड़की, जो मैं अगर आप किसी फीमेल कैंडिडेट की कैटरीना कैफ से तुलना करूं, जो लड़की होगी वो होगी हमारी उपमेय, और जो कैटरीना कैफ होगी वो हो जाएगी हमारी उपमान। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना, यानी कि किसी बड़ी चीज की छोटी चीज से उसमें देखी, बड़ी चीज कोई छोटी चीज में देखी जाए, या उसकी ये की जाए कि संभावना की जाए कि इसमें ये हो सकता है, तो वहां पर होता है क्या भैया, वहां पर हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार वहां पर हो जाता है। ठीक है भैया, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आगे आ जाते हैं, थोड़ी जवान लड़खड़ा जाती है और कुछ नहीं। आगे देखो क्या कह रहा है, सवाल के अंदर कह रहा है हमसे, ये रहा, इसको मिटा लेते हैं यहां से। क्या कह रहा है सवाल में, क्या कह रहा है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप अच्छे जानते हो चौपाई के अंदर कितने चरण होते हैं, बोले 4-4 चरण हो जाते हैं, 4-4 चरण हो जाते हैं, वो सॉरी 4 चरण नहीं, 4 चरण हो जाते हैं, 4 चरण हो जाते हैं। और इस 4 चरण में, 4 चरण के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हो जाती हैं। कितनी भैया, 16-16 मात्राएं हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं, सवाल में क्या कह रहा है देखो अगला, यहां पर कह रहा है हमसे, सवाल के अंदर कह रहा है, क्या कह रहा है जरा पढ़ो और सुनाओ, कि सुनाओ क्या पढ़ो, कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है, सदैव बहुवचन होता है। सदैव बहुवचन में मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, कौन कौन से, एक बताया था मैंने आपको पिराण, पिराण क्या होता है, सदैव बहुवचन होता है। एक होता है अक्षत, एक हो जाता है अक्षत, एक हो जाता है अक्षत, और एक हो जाता है हस्ताक्षर, 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 ये हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। समझ लो, एक होता है आंसू, आंसू, एक आंसू भी हो जाता है, ये भी क्या है भाई, बहुवचन रहता है। और कोई शब्द है ऐसा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन एक होता है याचना, याचना, याचना। अब याचना में आप देखो, ये याचना का बहुवचन भी यही रहता है और एक वचन भी यही रहता है। इसका एक वचन और बहुवचन दोनों ही यही होते हैं। याचना, याचना में एक वचन और बहुवचन दोनों ही क्या होते हैं, यही वाले हो जाते हैं। तो हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, अक्षत, और एक हो जाता है दर्शन, दर्शन, दर्शन भी क्या होता है भाई, सदैव बहुवचन रहता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे आ जाते हैं, देखो सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, ये रहा अगला सवाल। सवाल में कहा जा रहा हमसे, क्या कह रहे हैं, बोले पढ़ लेते हैं, बोले पढ़ो फिर, पढ़ना क्या है, कि देखो भाई क्या है। इसमें कह रहा है हमसे, के लिए किस कारक का उपसर्ग है, सॉरी परसर्ग है, के लिए किस कारक का, कारक, कारक कितने हो जाते हैं भाई, तो आप कहोगे कारक हो जाते हैं 8,
आप अच्छे जानते हो, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, अपादान से काकी के, हाँ, अधिकरण मैं पर ऊपर, इस तरीके के जो होते हैं ये हमारे 8 क्या हो जाते हैं, कारक हो जाते हैं। और उनके जो पर्ग सर्ग होते हैं, पर्ग सर्ग, तो इसमें के लिए जो परसर्ग है वो किसका होता है, तो के लिए होता है भाई साहब संप्रदान। संप्रदान के लिए यहां पर को भी आ जाता है, को, यहां पर इसमें को भी आ जाता है, को, लेकिन को का इस्तेमाल कहां पर होता है, जब कोई चीज हमेशा के लिए दी जाती है, जब कोई चीज हमेशा के लिए, हमेशा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए दी जाती है, दी जाती है, हमेशा के लिए दी जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर भी संप्रदान हो जाता है। जैसे राजा ने गरीबों को कंबल बांटे, राजा ने गरीबों को आ गया ना, वहां पर आ गया, लेकिन जो हमेशा के लिए दी जाती है वहां पर संप्रदान लगाते हैं, वहां पर कर्म नहीं लगाते। जैसे हमेशा के लिए दिए होंगे कंबल, ऐसा थोड़ी ना कि जाड़े जाड़े लेगा फिर गर्मी आएंगे तो राजा वापस ले लेगा, ऐसा होता है कि नहीं होता, दे दिए तो दे दिए। तो यहां पर जब हमेशा की बात होती है तो अगर को लगा हुआ हो तब भी वहां पर संप्रदान होता है। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा, क्या कह रहा है भाई, सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। रीतिवाचक, देखो रीतिवाचक में क्या होता है, रीतिवाचक में क्रिया करने की रीति बताई जाती है कि वो क्रिया कैसे हुई है, क्रिया कैसे हुई है। यहां वहां का मतलब क्या हुआ, यहां वहां का मतलब है यहां और वहां, इसमें तो कैसे की बात हुई नहीं। तो अगर रीतिवाचक आपको क्रिया विशेषण पहचानना है तो आप वहां पर कैसे लगाकर देखो, कैसे, कैसे, ठीक है भैया। बहुत, इसका तो है ही नहीं कोई, तो परिमाण हो जाएगा, कल ये समय को हो जाएगा, जैसे तैसे, कैसे पहुंचा, जैसे तैसे पहुंचा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई इसमें, इसमें कह रहा है हमसे कि अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द, जो अपने सहारे पर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं स्वावलंबी, स्वावलंबी उनको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपने सहारे पर रहने वाला व्यक्ति स्वावलंबी कहलाता है। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है हमसे कि बारात का तत्सम शब्द है, बारात का, देखो ये बारात लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सही है। आप यहां पर कहीं कहीं इसको ऐसा लिखो, देखो बारात, बारात, ये गलत है, ये वर्तनी गलत है, ये वाली बिल्कुल सही है, बारात होता है, बारात नहीं होता। और इसका जो तत्सम होता है, तत्सम शब्द होता है उसको बोलते हैं बर यात्रा, बर यात्रा उसको बोला जाता है, ठीक है भाई। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला सही हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है भाई, इसमें कहा जा रहा है कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। तो हल्दी घाटी के रचना कौन है भाई, आप आराम से बता दोगे कि इसके हैं श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे, इनकी एक रचना है जिसका नाम है हल्दी घाटी। अच्छी है, देख लेना एक बार, इसको नजर मार लेना, छोड़ना नहीं, क्योंकि जब एग्जाम भारी बनेगा तो इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है अभी सवाल के अंदर, सवाल में हमसे कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द तत्वभ है, कौन सा शब्द तत्वभ है। आप अच्छे जानते हो तत्वभ वो होते हैं जो हिंदी में आते हैं, जो हिंदी से लिए गए हैं। और तत्सम कौन से होते हैं, आप कहोगे तत्सम कौन से होते हैं, तो तत्सम हो जाते हैं जो संस्कृत से आते हैं, जो संस्कृत से आते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, उनको तत्सम बोलते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तत्वभ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, तत्वभ। तो प्राण नहीं होगा, रक्षा भी नहीं होगा, विद्या भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घर। और घर का जो बनेगा उसको बोलते हैं गृह, गृह, ये वाला गृह होता है, ये वाला गृह नहीं होता, ये वाला गृह होता है, ये वाला गृह कौन सा होता है, वो वाला गृह अंतरिक्ष वाला गृह होता है ये वाला, और ये होता है घर वाला। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई सवाल में, सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, बोले क्या कह रहे हैं, तो देख लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं दूध का धुला होना, दूध का धुला होना, दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना, निर्दोष होना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध का धुला होना मतलब निर्दोष होना। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई सवाल, और कुछ था क्या, नहीं। सवाल नंबर अगला, सवाल के अंदर कहा जा रहा है कि बोले क्या कह रहे हैं भाई,
इसमें कह रहे हैं कि रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा है? रौद्र रस का, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है भैया क्या? क्रोध। इसका हो जाता है स्थायी भाव क्रोध। भय का भयानक हो जाता है। उत्साह, उत्साह किसका होता है? ये हो जाता है वीर रस का। किसका? ये वीर रस का हो जाता है। और विस्मय, ये विस्मय आदि उसका विस्मय, विस्मय का हो जाता है। भय का भयानक आगे आ जाते हैं। क्रोध हो जाता है रौद्र का। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है भाई सवाल में? सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? देखो कामायनी के जो रचनाकार हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। और जयशंकर प्रसाद का जो कामायनी है ये महाकाव्य है। महाकाव्य, ये भी कहीं पर लिख लेना, ये भी कहीं पर लिख लेना। जो कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद का क्या है भाई? महाकाव्य है। बहुत सारी इनकी रचनाएं है ना, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है ना, बहुत सारी रचनाएं हैं। आकाशदीप है। सवाल नंबर अगला आ जाते हैं। एक यूपी पुलिस में एक रचना पूछी गई थी, आपको याद होगा, पंचबटिका, और भी बहुत सारी पूछी गई थी, पंचबाटिका भी पूछी गई थी। क्या कह रहा है हमसे कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछा है, शुद्ध वाला, ठीक है भैया। तो यहां पर देखोगे अधिकार, अधिकार ऐसा नहीं होता है। अधिकार तो ऐसे लाया जाता है, छोटा बनके, छोटा बनके ही अधिकार लिया जाता है। छोटा बनके भैया अधिकार लिया जाता है, तो छोटा बना दो इसको, छोटे ही की मात्रा होती है, तो अधिकार सही होगा। ये गलत है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अनुसरण, अनुसरण में भी तभी कर सकते हो जब आप छोटे बनोगे, बड़े बनेगे तो अनुसरण नहीं कर सकते। अनुसरण, अनुसरण यानी अनुसरण करने वाला भी क्या होता है भाई? छोटा होता है। फॉलोवर कैसे होते हैं? छोटे तो होते हैं, जिसे वो फॉलो करते हैं। जैसे आगामी, गामी, अध्ययन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अध्ययन क्या है भैया? बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगामी होगा, और आगामी जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ये गामी या आगामी, इस तरीके से होगा आगामी। अध्ययन बिल्कुल सही है। अध्ययन में क्या होता है भाई? किसी पे कोई आगा डंडा नहीं होता। अध्ययन, आधा ध्य, ये और न, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगले पे क्या कह रहा है भाई? सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने। सवाल नंबर अगला कह रहा है हमसे, ये रहा, वीर रस का स्थायी भाव। अरे वीर रस का स्थायी भाव तो आपको पता ही होगा, बड़ा छोटा सवाल है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह हो जाता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। निर्वेद किसका होता है? तो आपको होगा शांत रस का, और शांत रस को ही क्या बोलते हैं? नवरस बोला जाता है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर रति किसका होता है? रति होता है श्रृंगार रस का। रति को प्रेम भी बोलते हैं, ये होता है श्रृंगार का, ये हो जाता है श्रृंगार रस का, ठीक है भैया। और क्रोध किसका हो जाता है? ये रौद्र रस का हो जाता है, रौद्र। ये तो आया भी था अभी क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है कि ओडर शब्द के लिए सटीक हिंदी है। ओडर शब्द के लिए सटीक, देखो कभी कभी इंग्लिश के शब्द पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक शब्द इंग्लिश का भी रखा है। तो यहाँ पर कह रहा है ओडर शब्द के लिए एक शब्द कौन सा है? ओडर। तो इसको मिटा लेते हैं पहले यार, ये मिटाया नहीं हमने। ऑर्डर के लिए बताओ कौन सा शब्द हो जाएगा? तो आप कहोगे ऑर्डर के लिए होता है आदेश। ऑर्डर का होता है आदेश, निर्देश नहीं होता। निर्देश क्या होते हैं? निर्देश होते हैं इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं किसी नौकरी से पहले, तो उनको निर्देश बोलते हैं। अनुदेश नहीं होता। और दिनेश तो नाम होता है किसी का, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। तो आज के, अरे इतना ही है क्या? ओहो, तो आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं, बाकी बातें करेंगे कल। तो वीडियो कैसा लगा आपको लाइक कमेंट करके जरूर बताना। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज ऐसी धड़ाके की क्लास आपके लिए लेके आऊंगा, और हर बार जब भी आप क्लास में आओगे कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। तो कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी है, लाइक करके जरूर जाना। बस एक लाइक आपका मोटिवेट कर देता है। बाकी बातें कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।